स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्कॉटन बायोमेन रिएक्शन एंड यू कैन कॉल इट एज द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, राइट। दैट इज एराइल अमीन्स की रिएक्शन है ये। तो क्या है ये रिएक्शन? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स बट नॉट टर्शरी अमीन्स। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन व्हाई नॉट टर्शरी अमीन्स। तो वी आर सेइंग दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स बट नॉट टर्शरी अमीन्स undergo nucleophilic acylation reaction when treated with acid chlorides। और क्या बनते हैं? टू फॉर्म एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स, जिनको आप बोलते हो एनिलाइड्स। ठीक है, इफ एसिड क्लोराइड इज एलिफेटिक, अगर आप जो एसिड क्लोराइड यूज़ कर रहे हो वो एलिफेटिक यूज़ कर रहे हो तो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। बट अगर आप एसिड क्लोराइड एरोमेटिक यूज़ कर रहे हो तो रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज कॉल्ड स्कॉटन बायोमेन रिएक्शन। तो आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज स्कॉटन बायोमेन रिएक्शन? That is primary and secondary amines undergo nucleophilic acylation reaction when treated with acid chloride either in presence of pyridine or in presence of sodium hydroxide, right? तो what is the reaction? जैसे आपने लिया एसिड क्लोराइड जो एलिफेटिक है, एरोमेटिक अमीन जैसे आपने एनिलीन लिया विच इज़ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine सिंपल HCl का लॉस होगा और आपके पास बनेंगे एनिलाइट्स NHC+CH3, जो आप देख सकते हो कैसे H यहाँ से गया, Cl यहाँ से गया और ये पूरा ग्रुप जाके इधर लग गया। सिमिलरली अगर एसिड क्लोराइड आप एरोमेटिक लेते हो, रिएक्शन फिर एमीन्स के साथ हो रही है, दैट इज एरोमेटिक अमीन्स, राइट। तो रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तब भी वही बनेगा, दैट इज एनिलाइड। तो यहाँ मैंने इसको बोला एसिटेनालाइड, यहाँ इसको बोला बेंजाइनालाइड। तो दिस इज स्कॉटन बायोमेन रिएक्शन। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? वेरी सिंपल मैकेनिज्म स्टूडेंट्स। क्या होता है कि आपको पता है, सपोज करो मैंने एसिड क्लोराइड लिया, एलिफेटिक एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड RC+OCl व्हेन ट्रीटेड विद एमीन। यहाँ पे मैंने अब आपको सिंपल मैकेनिज्म समझाने के लिए एलिफेटिक अमीन ले लिया, मतलब रिंग नहीं लगाई, एराइल रिंग, सिंपल एल्काइल ग्रुप लगाया। तो मैकेनिज्म के लिए मैंने दोनों एलिफेटिक ले लिए। तो ये है आपका एलिफेटिक एसिड क्लोराइड, ये है आपका एलिफेटिक एमीन जिसको आप प्राइमरी एमीन बोलते हो RNH2। तो क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन इस पेयर को जब अपनी तरफ को खींचेगा तो नाइट्रोजन इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करेगा विद दिस लोन पेयर। तो आपके पास क्या बन गया, RCO पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज Cl, और ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर के साथ इस कार्बन पे जुड़ेगा NHRR। ठीक है, NHHR। अब नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए H+ का लॉस होगा यहाँ से, और ये जो पेयर है ये नाइट्रोजन की तरफ को जाएगा और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म और आपके पास बन जाएगा RCO नेगेटिव NHR। जब ऐसा होगा तो यहाँ से जो Cl है ये भी माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, तो HCl बाहर निकल गया, H और Cl, और ये जो ऑक्सीजन का पेयर था ये वापस आ गया और आपके पास बन गया RC+ONHR। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म फॉर स्कॉटन बायोमेन रिएक्शन। स्कॉटन बायोमेन रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज़ द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद एमीन्स, राइट। तो आप देख सकते हो इस रिएक्शन को प्राइमरी एमीन्स भी दे सकते हैं, सेकेंडरी अमीन्स भी दे सकते हैं, लेकिन टर्शरी अमीन्स इस रिएक्शन को नहीं दे सकते क्योंकि आपके सामने है यहाँ पे लॉस किसका होना है, एक H+ का। तो प्राइमरी के पास 2 H+ होती हैं, 2 H होते हैं, वो एक निकल जाएगी। सिमिलरली सेकेंडरी के पास भी 1 H होती है, वो भी दे सकता है H+, लेकिन टर्शरी अमीन्स के पास क्योंकि H+ नहीं है, H नहीं है, तो दे कैन नॉट गिव दिस रिएक्शन, right? So that is why this is written that primary and secondary amines but not tertiary amines undergo Scotton Biomen reaction, right? तो ये है आपकी Scotton Biomen reaction। नेक्स्ट अब आपने करना है अमीन्स की रिएक्शन करेंगे हम अब, लेकिन अब हमने करनी है रिंग सब्स्टिट्यूशन अमीन्स की रिएक्शन, और वो है आपकी रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमीन्स। मतलब अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे रिंग सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है, कि रिंग में किस तरह से सब्स्टिट्यूशन होगी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, आप लोगों ने खुद पढ़ा है, +1 में सब कुछ पढ़ा है आपने लोअर क्लासेस में, कि जब आपकी जो बेंजीन रिंग होती है अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो
तो वो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं उनको आप एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हो, राइट। और अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो आप उनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, और आप बोलते हैं कि दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो आप क्या बोलते हो कि ऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप and they are orthopara directing in nature, and all electron withdrawing groups are meta directing, all electron withdrawing groups are deactivating groups and they are meta directing in nature। ठीक है, तो अब आपके सामने है, अगर मैं सिंपल सी बात करती हूँ एरोमेटिक अमीन की, और पहला मेंबर ले लेते हैं आप, दैट इज प्राइमरी अमीन एरोमेटिक, जिसको एनिलीन बोलते हो, फर्स्ट मेंबर आपके सामने है। एनिलीन पे कौन सा ग्रुप लगा है? एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन दिस NH2 ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सो इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड इट मस्ट बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। कि जो भी नया सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो इस ग्रुप की वजह से, NH2 की वजह से, या ऑर्थो पोजिशन पे लगेगा या पैरा पे, राइट। तो आपने इसमें याद रखना है, जब हम प्राइमरी की बात करेंगे तो NH2 ग्रुप होगा, एरोमेटिक की बात हो रही है। सेकेंडरी की बात करेंगे तो NHR होगा, क्योंकि एक रिंग होगी, एक R ग्रुप होगा। और अगर टर्चरी की बात करेंगे तो एक रिंग है, 2 R ग्रुप हो गए। ठीक है, मिक्स्ड की बात हो रही है ये। तो ये हैं आपके पास सारे ही ग्रुप्स एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, सारे ही ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर है, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। तो एरोमेटिक अमीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज दिस ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड देयरफॉर दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ठीक है, तो इसको हम रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पूरे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं बना के, कि NH2 ग्रुप है, पहले हम ऑर्थो अटैक करेंगे, फिर हम पैरा पे अटैक करेंगे, फिर हम मेटा पे अटैक करेंगे, और हम इन स्ट्रक्चर्स को देख के ये बताएंगे कि जो स्ट्रक्चर्स ऑर्थो अटैक से या पैरा अटैक से बन रहे हैं वो ज़्यादा स्टेबल बन रहे हैं एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू मेटा अटैक। तो उसका रीज़न भी वही है कि आपका NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो आपके सामने है, जब ऑर्थो अटैक हो रहा है तो आपके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जब पैरा अटैक हो रहा है तो भी आपके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और जब मेटा अटैक हो रहा है तो आपके पास सिर्फ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ग्रेटर द रेजोनेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर्स ऑर्थो अटैक से बन रहे हैं या जो स्ट्रक्चर्स पैरा अटैक से बन रहे हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू मेटा अटैक, राइट। और इसमें आप साथ में ये भी बोल सकते हो, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। यहाँ 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ सिर्फ 3 हैं, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू मेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। तो अब आपके सामने इसमें आप इस तरह से भी एक कंसेप्ट लगा सकते हो कि जब अटैक ऑर्थो पोजीशन पे हो रहा है तो जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज एक्सेप्शनली स्टेबल। सिमिलरली जब पैरा अटैक हो रहा है तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है विच इज़ अगेन एक्सेप्शनली स्टेबल, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर मेटा अटैक में नहीं बन रहा है, राइट। और ये स्ट्रक्चर क्यों एक्सेप्शनली स्टेबल है? क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स में हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन के केस में हम ऑक्टेट की बात नहीं करते हैं, बट दैट इज़ अगेन कंप्लीट हीलियम कन्फिग्रेशन, बट वी आर सेइंग in these structures octet of every atom is complete except hydrogen, जिसमें आपको पता है हीलियम की कन्फिग्रेशन होगी। तो ये स्ट्रक्चर्स एक्सेप्शनली स्टेबल हैं। तो ओवरऑल क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर्स ऑर्थो अटैक से बन रहे हैं या जो स्ट्रक्चर्स पैरा अटैक से बन रहे हैं दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू मेटा अटैक। ठीक है, तो एक आपने रेजोनेंस के बेस में बता दिया, दूसरा आपने ये बता दिया कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तीसरा आपने ये बता दिया कि ऑर्थो अटैक और पैरा अटैक से जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनमें एक स्ट्रक्चर एक्सेप्शनली स्टेबल बन रहा है, ऑर्थो अटैक में भी और पैरा में भी, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर मेटा अटैक में नहीं बनता। तो मतलब बोलने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपने ये सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक्स में, जो भी आप अपनी फेयर नोटबुक्स बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि आपकी जो भी सब्स्टिट्यूशंस होंगी एरोमेटिक अमीन्स में वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे होंगी, ठीक है। तो जो भी ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे लगेगा, ना कि मेटा पे, राइट। क्यों? क्योंकि NH2 ग्रुप या सेकेंडरी में NHR ग्रुप
या टर्शरी में NR2 ग्रुप, दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। तो इन स्ट्रक्चर्स में सिर्फ आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपका जो NH2 ग्रुप है, जो प्राइमरी मेंबर आपने लिया, वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, राइट। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होगी वो ऑर्थो पे होगी या पैरा पे, मिक्सचर बनेगा ऑर्थो एंड पैरा का, राइट। उसमें भी आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स, आप देखोगे आगे भी ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर बनेगा, लेकिन ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है जब ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर बनता है तो भी एक डोमिनेट करता है, ठीक है, एक थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पे पैरा डोमिनेट करता है, ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट पैरा का बनता है, ऑर्थो का कम बनता है, क्योंकि पैरा ज़्यादा स्टेबल बनता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो, ठीक है। तो वो इतना डिटेल आपने नहीं करना, लेकिन मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूशन मीन्स हाइड्रोजन जाएगी, उसकी जगह कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जगह आया इलेक्ट्रोफाइल, तो इसलिए बोला गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यही होती हैं इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जैसे आप हैलोजिनेशन करते हो, नाइट्रेशन करते हो, सल्फोनेशन करते हो। हैलोजिनेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन, नाइट्रेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, पहले हैलोजिनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन। दे ऑल आर काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं एरोमेटिक अमीन्स में। और किस तरह का मिक्सचर बनता है, ऑर्थो एंड पैरा का, और पैरा उसमें भी डोमिनेट करता है, राइट। तो ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट आपने इसमें देखना है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे आप हैलोजिनेशन करते हो, चाहे आप नाइट्रेशन करते हो, चाहे आप सल्फोनेशन करते हो, इनका क्या है मेन चीज़ कि आपका ये जो ग्रुप होता है एनिलीन, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट मेंबर की बात करते हो प्राइमरी की, तो ये जो ग्रुप है विच इज़ NH2 ग्रुप, जिसको आप एमिनो ग्रुप बोलते हो, आपको क्या बोला गया कि इट इज़ एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, इट इज़ एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि ये इस लोन पेयर की वजह से रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा रिंग पे, रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, और रिंग इतनी एक्टिवेशन हो जाएगी रिंग की कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, जैसे आप हैलोजिनेशन कर रहे हो तो हाइड्रोजन की जगह कौन लगेगा, हैलोजन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इतनी फास्ट होगी, एक्टिवेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपके पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल आपने लिया एनिलीन, आपने की इसकी ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन मीन्स ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, आयोडीनेशन, तो आपका प्रोडक्ट देखो क्या बना, एकदम से चारों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गई, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, दिस इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द एक्टिवेटिंग पावर ऑफ दिस NH2 ग्रुप। ये इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इट इज़ सो एक्टिवेटिंग दैट इट एक्टिवेट्स द रिंग टू सच एन एक्सटेंट दैट इट फॉर्म्स ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन एट मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज। कि सपोज करो मैंने सिर्फ एक ब्रोमो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिर्फ अगर एक ब्रोमो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है मैंने, वो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, राइट। तो क्यों, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप, जिसने रिंग को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया कि आपके पास मोनो ब्रोमो एनिलीन नहीं बन सकता, हमेशा क्या बनेगा, एकदम से ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप। तो क्या है, NH2 group is so activating group that it activates the ring to such an extent that it is difficult to stop the substitution at mono substitution stage. Mono substitution stage पे stop करना रिएक्शन को difficult होता है, ठीक है। तो अगर आपने stop करना है तो एकदम से आपके दिमाग में यही आएगा, अगर मुझे इस रिएक्शन को मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज पे स्टॉप करना है, मैंने ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनाना है, अगर सिर्फ, राइट, मतलब एक ब्रोमो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है ऑर्थो पे और पैरा पे, राइट, मोनो ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो मुझे इस ग्रुप की एक्टिविटी को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा,
वो तभी पॉसिबल है अगर मैं इस ग्रुप की एक्टिविटी को रिड्यूस करूँ। इस ग्रुप की एक्टिविटी को रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया कि मैं रिंग को थोड़ा प्रोटेक्ट कर दूँ, राइट। क्योंकि जब मैं इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करूँगी तो रिंग प्रोटेक्ट हो जाएगी, और जब रिंग प्रोटेक्ट हो जाएगी तो रिएक्शन मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज पे ही स्टॉप हो जाएगी। अब प्रोटेक्ट कैसे करना है, दैट इज़ वेरी सिंपल। प्रोटेक्शन करनी है बाय एसाइलेशन, दैट इज़ वेरी सिंपल। एसाइलेशन मीन्स एनिलीन की रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, जिसको आप एसिड क्लोराइड बोलते हो, जो आपको पता है, ClH के साथ जुड़ के HCl का लॉस, और ये बन गया आपके पास NH डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ से HCl गई तो ये C जाके किस पे लग गया, नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब ये Cl और HCl यहाँ से निकल गई तो आपके पास नाइट्रोजन पे ये लग गया, इस तरह से बन गया आपके पास, विच इज़ एनिलाइट। अब क्या होगा कि क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस पेयर को अपनी तरफ खींचेगी, तो जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा, और अब आप देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो आपने क्या किया, आपने एनिलीन की रिएक्शन की एसिड क्लोराइड के साथ, आपने उसकी एसाइलेशन की, और जब आपने उसकी एसिटाइलेशन की तो आपके पास नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। NH2 ग्रुप की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्यों थी, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। लेकिन जब क्या हुआ, जब आपने इसकी एसिटाइलेशन कर दी तो दिस लोन पेयर इज़ नॉट अवेलेबल टू द रिंग। अब ये रिंग को अवेलेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एंटर कर गया है रेजोनेंस में विथ दिस कार्बोनाइल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, अगर आपने सिर्फ एक ब्रोमो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, वो या तो मेनली वो ऑर्थो या पैरा पे होगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, उसमें भी जो डोमिनेट करेगा वो पैरा करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस ग्रुप की एक्टिविटी को रिड्यूस करना पड़ता है। इस ग्रुप की एक्टिविटी को जब आप रिड्यूस कर रहे हो तो आप रिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और रिंग को प्रोटेक्ट करने का मतलब आप इसकी एक्टिविटी को कम करके रिएक्शन को सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज पे ही स्टॉप कर रहे हो, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। और वो आपने कैसा किया, आपने क्या किया, एनिलीन को सबसे पहले एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दिया, उसके बाद आप हैलोजिनेशन या नाइट्रेशन करोगे। जब आपने इसको इसके साथ रिएक्ट किया तो HCl का लॉस हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ गए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर था ये अब रेजोनेंस में चला गया विद कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो आपके सामने है नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो जो एक्टिविटी थी अमीनो ग्रुप की वो इस लोन पेयर की वजह से थी, लेकिन आपने उस लोन पेयर को ही ख़त्म कर दिया, आपने ला दिया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी एक्टिविटी कम हो गई। जब इसकी एक्टिविटी कम हो गई तो इसकी हो गई, रिंग की हो गई प्रोटेक्शन, और जब रिंग प्रोटेक्ट हो गई एक बार तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज पे, ठीक है। तो अब देख लो स्टूडेंट्स, जब आपने सिंपल किया तो आपका हमेशा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जब आप रिएक्शन को विद प्रोटेक्शन करोगे तो आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, और वो भी मेनली कौन सा डोमिनेट करेगा आपके पास, पैरा, राइट। तो ये देखो स्टूडेंट, आपने सिंपल रिएक्शन की ब्रोमीन के साथ, यू विल गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राई ब्रोमोएनिलीन। लेकिन अगर आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, ठीक है, पैरा या ऑर्थो में भी पैरा डोमिनेट करता है, पैरा बनाना है तो आप इसकी एसिटाइलेशन करोगे। एसिटाइलेशन करने के बाद आपके पास एनिलाइड बन जाएगा। अब आप इसकी ब्रोमिनेशन करोगे तो ऑब्वियसली ये ऑर्थो पैराडाइक्टिंग ग्रुप होता है, पैरा पोजीशन पे चला गया, ऑर्थो भी बनेगा, लेकिन हम मेजर की बात कर रहे हैं जो मेजर बन रहा है, राइट। ऑर्थो बहुत कम बनेगा। ब्रोमो ग्रुप पैरा पोजीशन पे चला गया, पैरा ब्रोमो एसिटे एनिलाइड। उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये पूरा ग्रुप हाइड्रोलाइज हो जाएगा अगेन टू NH2 ग्रुप, और अब आप देख सकते हो आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया, दैट इज आपके पास ब्रोमीन जो है वो पैरा पोजीशन पे सिर्फ एक इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस NH2 ग्रुप, राइट। नेक्स्ट आ जाओ अब आपके पास नाइट्रेशन।
नेक्स्ट अब बात करेंगे हम नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन उसी तरह से मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप की रिंग की जो हाइड्रोजन है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ नाइट्रो ग्रुप। अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रोफाइल NO2+। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रोमीन जो आ रही है Br+ की फॉर्म में आ रही है विच इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो ये है नाइट्रेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डायरेक्ट नाइट्रेशन इज नॉट फिजिबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। और उसका रीज़न क्या है, सबसे पहली चीज़ कि डायरेक्ट नाइट्रेशन लीड्स टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा कि रिंग की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो आप सिंपल रिएक्शन करते जा रहे हो, तो एक तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा नाइट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। वो रीज़न क्या है कि जब भी आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्यों ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि HNO3 नाइट्रेटिंग एजेंट तो है ही है, नाइट्रेशन तो ये करेगा ही, लेकिन साथ में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन भी कर देगा साथ में। ठीक है, पहली चीज़, राइट। तो उससे क्या होगा कि जब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनिलीन इज लॉस्ट बाय ऑक्सीडेशन। अच्छा, दूसरी चीज़ कि नो डाउट NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रेशन फिर से पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ मेटा एंड पैरा प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, और वो कैसे क्यों बनेगा, मेटा मेन चीज़ है, मेटा क्यों बनेगा, वो मेटा इसलिए बनेगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज एसिड, H+ देगा वो, और ये H+ फटाफट से जाके इस लोन पेयर पे जुड़ जाएगी क्योंकि ये एसिड है, ये बेस हो गया और ये बन गया सॉल्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, एनिलीनियम आयन। और अब एनिलीनियम आयन का जो NH3 ग्रुप है ये कैसा बन गया, ये बन गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और जब ये डीएक्टिवेटिंग हो गया तो ये कैसा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो अगर मैं दोबारा से रिपीट करूं कि नाइट्रेशन डायरेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे तो एक तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है, दूसरा ऑक्सीडेशन के साथ साथ आपके पास मेटा प्रोडक्ट भी बनेगा, और वो मेटा प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि ये हो गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और जब ये डीएक्टिवेटिंग हो गया तो ये बनाएगा मेटा प्रोडक्ट, राइट। तो बोलने का मतलब है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है, हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे पहले, और जब हम प्रोटेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा ही बनेगा, मेन पैरा बनेगा या ऑर्थो, राइट। तो प्रोटेक्शन फिर उसी तरह से किया आपने, एनिलीन लिया, उसको एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, उसकी एसिटाइलेशन हो गई, एनिलाइड बन गया, उसके बाद आपने अब नाइट्रेशन की, तो जब आप नाइट्रेशन कर रहे हो तो नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे चला गया, पैरा पोजीशन पे, मेजर पैरा पे गया। फिर उसकी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, राइट। मेजर प्रोडक्ट क्या बना, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो यहाँ पे भी वही हुआ, बोलने का मतलब कि आपने जब इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया, एक्टिविटी किस तरह से रिड्यूस हुई, जैसे आपको पहले बताया था कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था जिसकी वजह से ये एक्टिविटी था उसको हमने रेजोनेंस में ले आए, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन की एक्टिविटी हो गई थी कम, और जब नाइट्रोजन की एक्टिविटी कम हो गई तो ये पैरा या ऑर्थो ही बना पाएगा, राइट। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आपके पास बनेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, या ऑर्थो या पैरा, और उसमें भी मेजर अमाउंट किसका बनता है, पैरा का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद लास्ट में है अब आपके पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। सल्फोनेशन इज ऑल्दो एमिनो ग्रुप इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, बट सल्फोनेशन इज़ वेरी स्लो। नाइट्रेशन भी हो जाती है, प्रोटेक्शन कर दो तो हो जाएगी, उसी तरह से हेलोजिनेशन भी हो जाएगी अगर आप रिंग की प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन सल्फोनेशन इज़ वेरी स्लो, ठीक है, एंड टेक प्लेस ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो क्या है कि जब आप एनिलीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, सल्फोनेशन मीन्स रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो सबसे पहले आपके पास बनता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो आप समझ सकते हो ये बेस है लोन पेयर और ये आपका एसिड है, राइट। दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे विच इज़ एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि सल्फोनेशन स्लो होती है और ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, तो आपको इसको हीट करना पड़ता है 453 से 463 केल्विन तक 4 से 5 घंटे के लिए, और तब आपके पास जो सल्फोनिक ग्रुप है दैट गेट इंट्रोड्यूस्ड एट पैरा पोजीशन, ठीक है। तो ये है आपका पैरा सल्फेनिलिक एसिड, जिसका नाम है आपका पैरा सल्फेनिलिक
एनिलीन, या सिंपल नाम बोलते हैं आप इसका सल्फेनिलिक एसिड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेकिंग। तो आपको पता होना चाहिए क्यों आपने इसको ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट किया, क्योंकि सल्फोनेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। और उसका स्लो प्रोसेस होने का रीज़न क्या है वो आप इजीली समझ सकते हो कि स्ट्रॉन्ग कंडीशंस क्यों लगानी पड़ रही हैं आपको, क्यों 4 से 5 घंटे के लिए हीट करना पड़ रहा है उसको इतने हाई टेम्परेचर तक। उसका रीज़न है कि जब आपका एनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बीइंग बेस बीइंग एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। दिस इज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो NH3 ग्रुप हो गया आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनना है, मेटा, ना के पैरा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लगाने का रीज़न ये है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कंडीशंस नहीं लगाओगे तो आपके पास जो ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा, मेटा, बिकॉज ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा मेटा। लेकिन आपको पैरा बनाना है, लेकिन पैरा ही बनता है। और उसका रीज़न क्या है कि प्रोडोमिनेंट फॉर्मेशन ऑफ पैरा प्रोडक्ट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट अनलाइक अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपकी जो सल्फोनेशन होती है दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि क्यों यहाँ पे आपके सामने है, बनना क्या चाहिए, बनना चाहिए मेटा, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर, इट इज़ क्लियर टू यू कि बनना क्या चाहिए, मेटा, क्योंकि जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आपके पास ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, मेटा बनना चाहिए, मेटा आइसोमर। लेकिन नहीं बनता मेटा। क्यों नहीं बनता मेटा, उसका रीज़न क्या है कि ये जो सल्फोनेशन होती है ये रिवर्सिबल होती है, लेकिन ना नाइट्रेशन रिवर्सिबल है ना हेलोजिनेशन रिवर्सिबल है। तो प्रोडोमिनेंट फॉर्मेशन ऑफ पैरा प्रोडक्ट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट अनलाइक अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपकी सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी वो किसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्या प्रोडक्ट बनना है, क्या डोमिनेट करना है, वो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम फेवर करता है पोजीशन ऑफ पैरा आइसोमर विच इज मोर स्टेबल्स। तो स्टूडेंट्स अगेन थोड़ा सा रिपीट करूंगी मैं इसको कि जो सल्फोनेशन है वो नाइट्रेशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट इज हेलोजिनेशन से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। उसका एक डिफरेंस तो ये है कि ये स्लो है, ठीक है, और ये ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है, ठीक है। ड्रास्टिक कंडीशन लगाने का क्या रीज़न है, ड्रास्टिक कंडीशन लगाने का रीज़न ये है क्योंकि जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, क्या बनना चाहिए, मेटा, लेकिन बनता क्या है, पैरा। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये जो आपकी सल्फोनेशन होती है ये रिवर्सिबल होती है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेटा बनेगा कि पैरा बनेगा, वो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम फेवर करता है पोजीशन ऑफ पैरा आइसोमर विच इज़ मोर स्टेबल, राइट। अच्छा, साथ में इसमें एक ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ ये है आपका सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से जो हाइड्रोजन थी आपकी, क्योंकि ये आपका बेस है, ये इसका बेसिक पार्ट है, ये इसका एसिडिक पार्ट है, यहाँ से H+ की फॉर्म में गया और इधर चला गया, ठीक है। तो इस लोन पेयर पे चला गया तो ये NH3+ हो गया और ये SO3 नेगेटिव हो गया। तो दिस इज दिस दैट इज कॉल्ड ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर, जिसको आप डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर भी बोलते हो, जिसमें एसिडिक पार्ट भी होता है और बेसिक पार्ट भी, डाइपोलर। NH3+ SO3-, जो आप समझ गए कैसे बना, यहाँ से जो H थी वो इधर गई तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेनिलिक एसिड और डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर, जिसमें बोथ एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों ग्रुप्स हैं इसमें, ठीक है। जो आपको बता दिया कि H+ इज रिलीज्ड फ्रॉम SO3H एंड अटैचेज इटसेल्फ टू NH2 ग्रुप। तो ये बन गया आपके पास ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ आपकी जो एमीन्स का टॉपिक है वो सारा सिलेबस आपका एमीन्स का ख़त्म हो गया। स्टूडेंट्स बी श्योर कि आपने इसकी पूरी असाइनमेंट जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपने पूरी तैयार रखनी है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही कॉलेज खुलेंगे आई विल चेक द वर्क डन, जो भी आपने काम किया है उसको चेक करूँगी मैं, ठीक है। थैंक यू।